Good morning, students. My name is Dr. Ritu Singh, and I'll be taking the subject of investment analysis for your syllabus this semester. So, right now you are in 5th semester of your course of BCom Honors, and investment analysis is one of the subjects of this semester. In last lecture of Unit 3, we started the security valuation introduction. So let's take it forward. Let's start with the next topic, and I would like to have your complete attention while discussing the topics and the subject in this lecture. So let's start with this chapter. So this is investment analysis, the subject in investment analysis, and we are discussing the topics of Unit 3 of security pricing. In last lecture, we discuss the introduction of security valuation. What is security valuation, how it is done, and what valuation models are used. We studied that we use book value, liquidating value, intrinsic value, and replacement value. And in that, we studied the definition of book value. What is book value? Book value is the accounting concept for the security. ये वो वैल्यू है जिस पे आपकी सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम परचेज की जाती है. लिक्विडेटिंग वैल्यू आपकी वो वैल्यू है जो आपको अपनी सिक्योरिटी पे मिलती है व्हेन यू आर सेलिंग इट आफ्टर द ऑपरेशंस आर लिक्विडेटेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू है आपकी सिक्योरिटी की जिस पे आपकी सिक्योरिटी को परचेज एंड सेल होना चाहिए, बट मार्केट प्राइस इस वैल्यू से डिफरेंट रहता है. अगर मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है तो आपकी सिक्योरिटी ओवर प्राइस्ड है. मार्केट प्राइस अगर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो आपकी सिक्योरिटी अंडर प्राइस्ड है. देन देयर वाज रिप्लेसमेंट प्राइस. जब कंपनी लिक्विडेट कर दी जाती है और उसके एसेट्स को न्यू एसेट्स से रिप्लेस किया जा रहा है क्योंकि वो एसेट्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं, आउट ऑफ वर्क हो चुके हैं, तो उसे हम रिप्लेसमेंट वैल्यू कहते हैं. मार्केट वैल्यू जो सिक्योरिटी की है वो डिसाइड होती है कि उस एसेट और सर्विस को कितना बॉट एंड सोल्ड किया जा रहा है, यानी कि मार्केट में उसकी जो सप्लाई एंड डिमांड नीड्स हैं वो कहाँ पे मीट हो रही हैं, ये डिसाइड करता है किसी भी सिक्योरिटी की मार्केट प्राइस को. मार्केट प्राइस के जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे दैट द मार्केट प्राइस इज़ द करेंट प्राइस एट विच अ गुड और सर्विसेज कैन बी परचेज्ड और सोल्ड, and here the seller can change their offer prices and bidder or the buyer can change their bid prices. Okay, and in this next lecture we are going to discuss about the factors influencing security valuation. We will talk about what are the factors which influences your security valuation. सिक्योरिटी की जो वैल्यूएशन है उसके जो प्राइसेस हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं. ओके, सो व्हेन इट कम्स सो इफ वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी वैल्यूएशन फैक्टर्स इफेक्टिंग सिक्योरिटी वैल्यूएशन आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं. अगर आपने मार्केटिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, उसके प्राइसेस से रिलेटेड इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ी सी पढ़ाई की है, इफ़ यू रिमेंबर योर नोट्स देन यू विल रिमेंबर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैन अफेक्ट द सिक्योरिटी वैल्यूएशन. Then there are other factors also. Buying and selling, supply and demand of security will also affect the security valuation. So we'll move forward with the topic. That security price depends on a host of factors like earning per share, prospects of expansion, future earning potential, possible issues of bonus or right shares, etc. जो सबसे पहली लाइन है हमारे इस स्टडी मटेरियल की, वो ये डिफ़ाइन कर दे रही है कि जो किसी भी सिक्योरिटी की प्राइसिंग कुछ बेसिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सबसे पहली चीज़ अर्निंग पर शेयर. आप जो भी सिक्योरिटी या शेयर परचेज करने जा रहे हैं वो अर्निंग पर शेयर पर ईयर कितनी दे रहा है. इफ़ दैट अर्निंग पर शेयर इज़ सफिशिएंट फॉर द इन्वेस्टर ही माइट बाय इट, और वो इन्वेस्टर्स के लिए सफिशिएंट है तो वो उसके लिए डिमांड क्रिएट करेंगे और फिर सप्लाई की जाएगी एंड देन द प्राइस विल बी डिसाइडेड. प्रॉस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंशन. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके शेयर्स या सिक्योरिटीज़ मार्केट में आए हैं, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन के प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा हैं तो सिक्योरिटी प्राइस
आपका बढ़ सकता है। अगर एक्सपेंशन प्रोसेस प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, एक्सपेंशन होने के चांसेस नहीं है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो सिक्योरिटी प्राइस कैन गो डाउन। देन फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, यही चीज़ इससे भी ये भी डिसाइड करता है कि अगर आपकी कंपनी मार्केट में अच्छा कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रोथ फेज़ में चल रही है, एक्सपेंशन फेज़ में चल रही है, तो भी आपके सिक्योरिटी प्राइसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर वो डिक्लाइन फेज़ में है तो आपके सिक्योरिटी प्राइसेस डिक्रीज़ कर सकते हैं। देन पॉसिबल इश्यूज ऑफ बोनस और राइट शेयर्स, कई बार कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस एट द एंड ऑफ द ईयर जब उन्हें अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना होता है, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड्स वो उनको बोनस या न्यू बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स देती है। तो अगर ये बोनस शेयर्स हमारे शेयर होल्डर को मिल रहे हैं एंड दैट न्यूज़ इज़ गोइंग आउट इन द मार्केट, देन देयर आर चांसेस दैट सिक्योरिटी प्राइसेस विल इंक्रीज, आपके प्राइस इंक्रीज करेंगे आपकी सिक्योरिटी के। The next is the some demand for a particular stock may give pleasure of power as a shareholder or prestige and control on the management. तो कुछ स्टॉक्स, कुछ अच्छी कंपनी के स्टॉक्स लोग इसलिए परचेज करना पसंद करते हैं बिकॉज नॉट ओनली दे लुक गुड इन द देयर पोर्टफोलियो बट दे गेट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वोटिंग राइट्स इन अ गुड कंपनी ऑल्सो. Then satisfaction and pleasure in the non-monetary sense cannot be considered practical and quantifiable sense. बट फिर भी हम यहाँ पे ये डिस्कस कर सकते हैं, हम ये यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक अच्छी सिक्योरिटी जिसका मार्केट में प्राइस इंक्रीजिंग लेवल पे चल रहा है एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इन मार्केट, उससे होने वाले सेटिस्फैक्शन को हमको एक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिक्योरिटी वैल्यूएशन में काउंट नहीं करना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है. Now come to the money share, the practical aspect of the security valuation. Money valuation in money terms हम देखें कि क्या important factors हैं जो कि affect करते हैं आपकी security valuation को. जिसमें से पहला point है आपका regular dividends on interest and capital gains or losses in form of changes in capital value of asset. Okay, तो अगर आपको अपनी सिक्योरिटी पे, चाहे वो बॉन्ड या डिवेंचर हो या किसी उस कंपनी के शेयर्स हो, अगर शेयर्स पे आपको रेगुलर डिविडेंड्स मिल रहा है, यानी कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, कंपनी इज़ परफॉर्मिंग गुड, दैट इज़ वाई दे आर एबल टू पे डिविडेंड्स टू देयर शेयर होल्डर्स, देन द सिक्योरिटी वैल्यूएशन विल बी increase, the security value will increase. अगर टाइम पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन विल इंक्रीज. बट यही डिविडेंड्स अगर आपके इरेगुलर हो जाते हैं, इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा है, लैप्स कर रहा है, तो आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन डाउन हो जाएगा, इट विल डिक्रीज. द नेक्स्ट इज द कैपिटल गेन्स और लॉसेज इन फॉर्म ऑफ चेंजेस इन कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट. जिस भी असेट में, जिस भी शेयर्स में आपने परचेज किया है एंड यू हैव इन्वेस्टेड, तो अगर उसकी वैल्यू में डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, कोई भी एसेट है उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है और उसकी कैपिटल वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो वो चेंज होने पर भी आपकी सिक्योरिटी वैल्यूएशन अफेक्ट होगा. एंड दिस वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ टाइम दैट इफ रिस्क इज़ हाई, रिटर्न इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हाई. रिस्क refers to the uncertainty of receipt of principal and interest or dividend and variability of this return. तो किसी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी कोई शेयर है या जो भी आपका कोई बॉन्ड या डिबेंचर है, उसमें भी रिस्क रहता है. अगर आपने शेयर परचेज़ किया है तो डिविडेंड मिलने या ना मिलने का रिस्क रहता है. रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा. यानी कि अगर आपको कोई सिक्योरिटी, कोई शेयर आपको एक्स्ट्रा मतलब हायर रिटर्न का वादा कर रही है, तो इसका मतलब उसके साथ हायर रिस्क भी एसोसिएटेड है. ओके, देन अगर आपने किसी बॉन्ड या डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है, तो अगर आपको टाइम पे अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हो रही है, देन ऑल्सो इट विल अफेक्ट द प्राइस ऑफ योर सिक्योरिटी. देन द अबव रिटर्न्स आर इन टर्म्स ऑफ मनी रिसीव्ड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, बट मनी ऑफ ₹1 रिसीव्ड टुडे इज नॉट सेम एज ₹1 रिसीव्ड आफ्टर a year or 2. अब जब आपने अपने थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा होगा, तो उस पर आपने ध्यान दिया होगा कि दैट वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस एंड वैल्यू ऑफ मनी जनरली डिक्रीजेस. आज जो आपके ₹1 की वैल्यू है वो 1 साल बाद या 2 साल बाद सेम नहीं रहेगी.
The purchasing of power of rupees 100 is not going to be same after a year or two. So same happens with the security. So money has a time value which suggests that earlier receipts are desirable. जल्दी जो पैसा मिल रहा है, जो पहले मिल रहा है, वो डिज़ायरेबल रहता है instead of later receipts of money. We try to invest in a securities for which we are going to get return in earlier basis, on timely basis, so that we don't have to worry about that our money is going to lapse on the account of time value of money. Okay. So one reason for that this earlier receipts is that the money can be reinvested and more receipts can be get than before. Okay. So here the operating principle is the compound interest. यहाँ पे जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस करते हैं, जब हम उसके न्यूमेरिकल्स हमने जब किए थे, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फैक्टर था, जो प्रिंसिपल था, वो अप्लाई किया था, दैट द मनी, द इंटरेस्ट कंपाउंड्स एवरी ईयर, हेंस इंक्रीजिंग द वैल्यू. ओके. सो इसको हम लिखेंगे कैसे? सो द स्टेटमेंट इज गिवन इन द नेक्स्ट लाइन. इफ़ वी एन इज़ द टर्मिनल वैल्यू एट द पीरियड एन, यानी कि वी एन को हम यहाँ पे मान लें फ्यूचर वैल्यू. ये फ्यूचर वैल्यू है आफ्टर द पीरियड ऑफ एन, एंड पी इज़ द इनिशियल वैल्यू, यानी कि जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं. जी जो है वो हमारा रेट ऑफ कंपाउंडिंग है, किस रेट से कंपाउंडिंग की गई है. एन इज़ द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड. तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बनता है वी एन इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + g पावर एन. ओके, इंटू 1 + g पावर एन. Here we can see that there is some problem with the formula. Now we have changed it also. Now we can see the exact formula, the basic formula of time value of money here also. It's visible here. हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r पावर n, where fv is the future value, pv is the present value, and r is the rate of interest, and n is the number of years. तो यहाँ पे भी आपका जो v है वो टर्मिनल वैल्यू है आपकी सिक्योरिटी की, यानी कि जब आपकी सिक्योरिटी मैच्योर हो जाएगी या जिस टाइम पे आप उसे सेल करेंगे, वो वैल्यू उसकी होगी टर्मिनल वैल्यू. जितने पीरियड तक के लिए आपने उसे अपने पास रखा है वो हो जाएगा n. P इज़ द इनिशियल वैल्यू जिस पे आपने उसे परचेज़ किया है. G इज़ द रेट ऑफ रिटर्न जो कि कंपाउंड बेसिस पे आपकी सिक्योरिटी की प्राइस पे लगेगा. ओके. एंड N इज़ द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, यानी कि आपने कितनी बार अपनी सिक्योरिटी की कंपाउंडिंग की है. वर यू डूइंग इट एनुअल बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस और मंथली बेसिस. ओके. एंड व्हेन वी रिवर्स द प्रोसेस, जब हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं और हम फ्यूचर वैल्यू की जगह प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वी रिवर्स द कंपाउंडिंग ऑफ वैल्यूज. उस केस को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर वैल्यू टू द प्रेजेंट डे. ओके. तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है? P इज इक्वल्स टू V 1 + g पावर n. ओके. यानी कि आपका जो फॉर्मूला टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो फॉर्मूला था, पी एफ वी इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r पावर n. उस केस में जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने लगते हैं, तब आपका फॉर्मूला हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + पावर n. यहाँ पे आपका रिवर्स चलने लगता है फॉर्मूला, और फॉर फ्यूचर वैल्यू के केस में जहाँ पे आप कंपाउंडिंग लगा रहे थे, आप प्रेजेंट वैल्यू के केस में डिस्काउंटिंग लगाने लगते हैं. ओके. Then next point is that the major factor which influences security prices is the return on equity capital to the investor. This return may be in form of dividends or net earnings of the company. Thus, the value of a share is a function of company's dividend paying capacity or its earning capacity. The dividends may be different from the earnings depending on the amounts of profits retained by the company for the requirements of liquidity, expansion and modernization. Normally the value of a share is its book value if the shares are not quoted on the market. On the other hand, the market price of shares quoted will differ from the book value based on investors' perception of future earning potential of the company, growth prospects and the industry prospects, quality of management, the goodwill and the intangibles of the company.
तो यहाँ पे जो हम जिस मेजर फैक्टर की बात कर रहे हैं विच विल इन्फ्लुएंस द सिक्योरिटी प्राइसेस इज़ द रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल टू द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को क्या रिटर्न मिलेगा अपनी इक्विटी कैपिटल पे। दिस रिटर्न कैन बी इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। जो हमारे इन्वेस्टर है, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनको डिविडेंड के फॉर्म में भी रिटर्न्स मिल सकते हैं और कंपनी की नेट अर्निंग्स में जो उनको शेयर मिलता है उस फॉर्म में भी मिल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ शेयर इज़ अ फंक्शन ऑफ कंपनीज डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी। कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो डिविडेंड्स नहीं पे करेंगे, बट इन दैट केस दे जनरली इंक्रीजेज द वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। द डिविडेंड्स में बी डिफरेंट फ्रॉम अर्निंग्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि किस साल, कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। कई बार आपको डिविडेंड नहीं भी मिलता है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को लिक्विडिटी पर्पस के लिए, एक्सपेंशन पर्पस के लिए, मॉडर्नाइजेशन पर्पस के लिए अमाउंट्स की ज़रूरत है। इफ़ दे नीड दैट मनी देन यू माइट नॉट रिसीव योर डिविडेंड्स दैट ईयर। ओके, सो देन द नेक्स्ट इज द वैल्यू of your share is generally its book value. Book value, that is that value at which the first time that your commodity was or your security was sold or purchased. Okay, so this book value perceives कि फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ कितना होगा, उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे, अगर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपर मेंटेन की गई, गुडविल, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स, इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ कंपनी प्रॉपरली मेंटेन किए गए, तो आपकी सिक्योरिटी का मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। Then there is an example also that if a security is a bond or debenture that has a fixed return like 14% per annum, its market price depends on investors' perception of capitalization, which may be assumed to be 15%. तो अगर किसी, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से ये समझना चाह रहे हैं कि किसी भी बॉन्ड या डिवेंचर का कोई फिक्स रिटर्न गिवन है कि दैट इट विल गिव 14% पर एनम रिटर्न। कंपनी ने ये सेट कर दिया है कि वो आप उनकी सिक्योरिटी जो है 14% पर एनम पे हर साल उनको रिटर्न देगी। और अगर कोई इन्वेस्टर है जो ये चाहता है कि उसको ऐसी सिक्योरिटी मिले जिसमें उसे एटलीस्ट 15% का रिटर्न मिले, तो उस केस में उसके लिए ये सिक्योरिटी यूज़फुल नहीं रह जाती है, वो इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। ही विल लुक फॉर बेटर सिक्योरिटी। ओके, बट इन दिस केस इफ़ अ सिक्योरिटी इज़ एन इक्विटी शेयर, अगर सिक्योरिटी जो है आपकी इक्विटी शेयर है, देन द रिटर्न इज़ डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। यहाँ पे जो आपका रिटर्न आएगा, टोटल रिटर्न आएगा, वो डिविडेंड प्लस कैपिटल री एप्रिसिएशन आएगा। और इसमें यहाँ पे ये कंडीशन भी लग सकती है कि आपके जो फ्यूचर डिविडेंड्स हैं वो कांस्टेंट नहीं रहने वाले हैं, वो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन पे, प्रॉफिट के बेसिस पे इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो इफ़ देयर इज़ अ चांस ऑफ इंक्रीमेंट देन आवर इन्वेस्टर, तब शायद हमारे इन्वेस्टर को इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट आएगा एंड दे माइट इन्वेस्ट इन इट। ओके, सो moving forward with the next point, in this lecture we are discussing what are the factors which are influencing our share prices, जिसमें हमने market rate के हिसाब से कुछ factors अभी discuss कर लिए हैं। Now coming to the other factors, so we can say here the first point is demand and supply। हम पिछले लेक्चर में भी ये चीज़, इस पॉइंट को कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज़ इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़। डिमांड एंड सप्लाई किसी भी सिक्योरिटी की, किसी भी कमोडिटी की मार्केट में कितनी है, इससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि उस सिक्योरिटी, उस शेयर का प्राइस हमें क्या रखना है। इफ़ द डिमांड फॉर सिक्योरिटी इज़ मोर देन सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो सिक्योरिटी प्राइस इंक्रीज़ करेगा, और अगर डिमांड कम है सप्लाई से तो सिक्योरिटी प्राइस डिक्रीज़ करेगा। ये डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है, जो फर्स्ट रूल है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कई बार पढ़ा है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बैंक रेट। बैंक रेट here talks about that in case of a lower bank rate, the demand for funds would be higher and demand for securities will be high। अगर कंपनी का जो RBI, जो अपेक्स बॉडी है, उसके बैंक रेट्स कम है, तो उस केस में फंड्स के लिए डिमांड हायर हो जाएगा, सिक्योरिटीज़ का डिमांड भी बढ़ जाएगा।
And in case of higher bank rate, high interest rate, the demands for funds will be lower, so the demands of securities also be lower, will go low. Then the next point is market players. Okay, market players, talking about market players. So security prices are influenced by the market players. If the numbers of bulls is more than bears, अगर आपका मार्केट बुलिश चल रहा है, बुलिश मीन्स दैट मीन्स योर सेंसेक्स मार्केट, योर निफ्टी मार्केट इज़ इंक्रीजिंग इट्स नंबर्स, तो आपके प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ इंक्रीज़ कर जाएंगे. और अगर आपका बियरिश मार्केट चल रहा है, यानी कि दैट द नंबर्स ऑफ निफ्टी, सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आर डिक्रीजिंग, तो आपके प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ भी डिक्लाइन करेंगे. द नेक्स्ट इज़ द डिविडेंड अनाउंसमेंट. डिविडेंड अनाउंसमेंट जो होते हैं, जो डिविडेंड मिलता है किसी भी शेयर सिक्योरिटी पे, वो उसके प्राइस मूवमेंट को अफेक्ट करता है. इफ़ कंपनीज आर अनाउंसिंग डिविडेंड्स, कंपनीज अगर डिविडेंड्स अनाउंस कर रही है, दे रही है अपने शेयर्स के साथ, तो आपके शेयर्स जो शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उनके प्राइस राइज करेंगे. एंड इफ़ द डिविडेंड इज़ लेस, अगर डिविडेंड लेस है या लेस अनाउंस किया गया है या नहीं अनाउंस किया गया है, तो सिक्योरिटी प्राइसेस, आपके शेयर प्राइसेस डिक्लाइन कर सकते हैं. बट इस चीज़ से निपटने के लिए, इस सिचुएशन को केटर करने के लिए कंपनीज अपने मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स को इंक्रीज़ कर देती हैं, सो दैट देयर इज़ नो डिसर्नमेंट बिटवीन द शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द management profile. Management profile talks about the influence on the success of companies. Management profile significantly influences success of companies, and therefore they have important influence on the share price also. The management comprises of experienced professionals with successful track record, which will boost the goodwill for the company. अगर कंपनी का मैनेजर प्रोफाइल अच्छा है, उसमें काम करने वाले मैनेजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा है, उनकी एजुकेशन अच्छी है, उनका अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये अच्छा है, तो कंपनी की एक अच्छी गुडविल बनती है और उसकी सिक्योरिटीज़ के प्राइस राइज करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल रेफर टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ड्यूरिंग बूम कंडीशंस, अगर कंट्री की इकॉनमी बूम कर रही है, तो आपके शेयर प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे. अगर कंपनी की इकॉनमी डिप्रेस हो रही है, देयर इज़ लेस कैश फ्लो इन द इकॉनमी, तो आपके सिक्योरिटी प्राइसेस डिक्रीज़ करेंगे. द नेक्स्ट इज़ द स्पेक्यूलेशन. इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेक्यूलेशन, when the speculation is done, स्पेकुलेशन के केस में जो आपकी सिक्योरिटी और शेयर होता है, उसकी कंडीशंस अच्छी दिखाई जाती हैं और उसके साथ आपके हाई फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो सकते हैं आपके शेयर प्राइस में. और जब फ्लक्चुएशंस आपके लो लेवल पे हो रहे हैं, तो आपका शेयर प्राइस भी डिक्रीज़ कर सकता है. एंड देन कम्स द पॉलिटिकल फैक्टर. ये हमने पहले भी इसका हमने नाम लिया था, दैट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट योर शेयर प्राइसेस. ये तब आपके अफेक्ट होते हैं व्हेन यू हैव द पार्टी इन पावर. वट एवर गवर्नमेंट पार्टी, वट एवर गवर्नमेंट इज़ इन द पावर, वो कैसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं आपके मार्केट को लेके. आर दे मेकिंग बिजनेस ईजी, क्या वो बिज़नेस को ईजी कर रहे हैं, या फिर वो ऐसी नई पॉलिसीज़ और रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं जिससे बिज़नेस करना, उस पर प्रॉफिट इंक्रीज़ करना मुश्किल होता जा रहा है, तो आपके शेयर प्राइसेस डिक्रीज़ कर सकते हैं. अगर गवर्नमेंट बिज़नेस फ्रेंडली एंड इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज़ लेके आ रही है, तो आपके शेयर प्राइसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं. Then coming to the industrial relations. Industrial relations are also very important. Yeah. Why industrial relations are important? Because in this case, if there is a good relationship between workers and the management, अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में अच्छे रिलेशंस हैं, दे आर नॉट एट हेडलॉक,
बिटवीन ईच अदर, कंपनी अपने वर्कर्स को अच्छा रेन्यूमरेशन दे रही है, टाइम पे इंक्रीमेंट दे रही है, तो वर्कर्स भी अच्छा काम करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस केस में आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं। प्रॉफिट बढ़ता है तो आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी अच्छा दे पाते हैं। डिविडेंड आप अच्छा दे रहे हैं तो मार्केट में आपकी गुडविल भी अच्छी क्रिएट हो रही है और आपके शेयर प्राइसेस भी इंक्रीज़ करते हैं। यही कंडीशन अगर वाइस वर्सा हो जाती है, आपके एक कंपनी, एक इंडस्ट्री के अपने वर्कर्स से रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, लॉकआउट्स हो रहे हैं, स्ट्राइक्स अगर हो रही हैं, कंपनी में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा और शेयर प्राइसेस भी आपके फॉल करने लगेंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ स्टेबल, गवर्नमेंट स्टेबल है, उसकी पॉलिसीज़ स्टेबल हैं, बार बार गवर्नमेंट बदल नहीं रही है, एंड द पॉलिसीज़, द फेवरेबल पॉलिसीज़ विच दे हैव गिवन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन and for the industry, it will increase the profit and increase the prices of shares and securities. बट अगर गवर्नमेंट बार बार बदल रही है एंड डिफरेंट गवर्नमेंट्स अपने डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रही है, तो उस केस में आपकी सिक्योरिटी प्राइसेस कम हो जाएंगे, आपका लॉस होने लगेगा। द नेक्स्ट इज द जनरल मार्केट सेंटिमेंट्स। इट इज़ जनरली सेड द सेंटिमेंट्स मूव द मार्केट्स। अगर मार्केट प्लेयर्स आर डूइंग गुड, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, then there will be increase in share prices. But अगर market players are pessimistic and selling नहीं होगी, वो proper advertisement नहीं करेंगे, तो share prices भी आपके down हो जाएंगे. Then comes the action of institutional investors. Institutional investors में आपके क्या आते हैं? Investment trust, pension funds and mutual funds. अगर इनका एटीट्यूड और एक्शन आपके मार्केट के लिए फेवरेबल है तो भी आपके शेयर प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे, और अगर फेवरेबल नहीं है तो शेयर प्राइसेस डिक्रीज़ करेंगे। द नेक्स्ट कम्स द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज़ करता है तो उसके शेयर प्राइस भी इंक्रीज़ करते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज इफ़ ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री इज़ एबल, अगर वो एबल है एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आने के लिए, तो वो एक अच्छी कंपनी है क्योंकि वो फॉरेन कंपनीज़ के साथ मैचअप कर पा रही है। सो इफ़ इट इज़ मैचिंग अप विद द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस पे जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनका विश्वास बढ़ता है, एंड व्हेन द ट्रस्ट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, द नेक्स्ट इज़ द रिटर्न्स ऑफर्ड बाय द अदर मार्केट। सारे मार्केट्स की जो डिमांड एंड सप्लाई है आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर दूसरे मार्केट जिससे आपके सिक्योरिटीज़, आपके शेयर्स और प्रोडक्ट्स रिलेटेड हैं, वो अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपके सिक्योरिटी प्राइस भी डिक्रीज़ हो जाएगा, एंड इफ़ दे आर डूइंग गुड, योर सिक्योरिटी प्राइसेस विल ऑल्सो इंक्रीज। देन द नेक्स्ट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। इफ़ क्रेडिट इज़ ईजिली अवेलेबल, कंपनीज़ के काम करने के लिए, बिना किसी हिंड्रेंस के काम करने के लिए अगर उनके लिए मार्केट में क्रेडिट अवेलेबल है तो आपका मार्केट अच्छे से काम करेगा। अगर क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड है, बोरोइंग कम हो पा रही है, ऑन द स्पॉट जो डिमांड बन रही है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपके शेयर प्राइसेस, सिक्योरिटी प्राइसेस डिक्रीज़ करेंगे। क्रेडिट फ्लो या कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए, बिकॉज ये इंश्योर करता है कि आपकी जो शेयर प्राइसेस है वो इंक्रीज़ करें, शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीज़ करें। जब शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज़ करती है, जब उनके पास अमाउंट इंक्रीज़ करता है, तो वो उस मनी को एक्सपेंड करते हैं, दे डू एक्सपेंडिचर विद दैट मनी। जब एक्सपेंडिचर हो रहा है, जब पैसा खर्च हो रहा है, तो वो पैसा इकोनॉमी में जब आ रहा है तो इट विल बूस्ट द economy also, it will, and simultaneously it will boost the other sectors also. Then the next point and the last point is the effective regulation. अगर rules and regulations, if rules and regulations which are given by the government के जितने भी आपके auditing rules हैं, इनके जितने भी आपके शेयर से रिलेटेड रूल्स हैं, अगर ये अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, इनमें लूप होल्स नहीं हैं और कंपनीज़ इनको प्रॉपरली फॉलो कर रही हैं, तो आपके शेयर प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे, आपका शेयर मार्केट हेल्दी रहेगा।
बट अगर स्कैम करने की कोशिश हो रही है, इफ़ कंपनीज आर फाइंडिंग लूप होल्स इन द रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दे आर एक्सप्लॉइटिंग इट, अगर वो इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो फिर कभी ना कभी उनकी चोरी, उनकी गलती पकड़ी जाएगी और इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे एंड इट विल क्रिएट पैनिक इन द स्टॉक एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑल्सो. इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, लाइक हर्षद मेहता स्कैम एंड Satyam scam, and then IPO scam, and then there was a Kuber scam. तो ये स्कैम्स वो कंपनीज इसलिए कर पाई बिकॉज दे वर अवेयर ऑफ द लूप होल्स इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसे जब भी कोई स्कैम होता है, जब भी कोई कंपनी किसी तरह का लूप होल ढूंढ लेती है और फिर उसको एक्सप्लॉइट करती है, इन्वेस्टर्स के पैसे को डुबा देती है, तो हर बार गवर्नमेंट या गवर्निंग बॉडीज़ कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आती हैं सो दैट दे कैन प्रिवेंट द राइट्स एंड द प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टर्स, एंड इट इज़ अ नेसेसिटी. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. आज के लेक्चर के लिए हम यहीं तक रखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर की जो स्टार्टिंग हमारी होगी वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन इन इंडिया से होगी, दैट हाउ सिक्योरिटी वैल्यूएशन इन इंडिया इज़ डन. So this was all about the factors affecting share prices and security valuation. इसमें जो हमने मेजर फैक्टर्स पढ़े, जो हमने डिस्कस किए, पहला था डिमांड एंड सप्लाई, द नेक्स्ट वाज बैंक रेट, नेक्स्ट वाज मार्केट प्लेयर्स, next was dividend amounts, next was a management profile, and the next was trade cycle, speculation, political factors, industrial relations, and stability of government, general market sentiments, actions of institutional investors, level of foreign investment, returns offered by the other market, others related market, and availability of credit and effective regulation. All these factors affect the security valuation of a country. So while investing into any kind of security or including any security into a portfolio, you have to consider these factors also. Then only you will be able to make required profit, desirable profits on your portfolio. So thank you so much students for listening me very patiently. This is Dr. Ritu Singh, and I hope to meet you soon for your next lecture. And thank you so much for listening me, and have a very nice day ahead, and let us meet soon for the next lecture where we will be discussing about the security valuations in India. Okay, thank you so much.